अच्छा भाई, ये मई जून 2020 वाला पेपर है। इसको अगर हम लोग देख रहे हैं आज, एक मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है दिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट वैलिड रीजन फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। बोलता है गवर्नमेंट 164 होता है शायद, कि गवर्नमेंट क्यों फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंटरवीन करता है। सबसे ज्यादा वैलिड रीजन आपके पास कौन सा है भाई? आपके पास कौन सा वैलिड रीजन आ रहा है भाई? सबसे पहले लिखा हुआ है कंज्यूमर्स आर वेल इन्फॉर्म्ड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर्स टू मेक प्रॉफिट। भाई अगर हमारे पास कंज्यूमर वेल इन्फॉर्म्ड होगा तो गवर्नमेंट को आने की क्या जरूरत है? हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि मेरिट कार्ड आपके पास सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है, तो ये एक रीजन आपके पास हो सकता है। प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड ओनली बाय प्रॉफिट, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया भाई? उसमें क्या गुनाह कर दिया? कोई गुनाह थोड़ी आपके पास होगा। देर आर मेनी कंपेरेटिव फर्म्स एंड नॉट इनफ सोल सप्लायर्स। तो भाई आपके पास अगर कंपेरेटिव फर्म्स हैं तो उससे क्या लेना देना? जरूरी है मार्केट फेल हो रही हो? जो अगर आपके पास हेल्थ केयर वगैरह दे रहा है एक प्राइवेट प्रोड्यूसर, तो क्या मसला है देना? तो समझे बात को? तो ऐसा कौन सा रीजन है जिससे गवर्नमेंट आपके पास इंटरवीन करेगी कि वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में आपके पास अवेलेबल है? What would not be considered a barter transaction? बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स के बदले में गुड्स देना। तो ऐसी क्या ट्रांजैक्शन है जो बार्टर सिस्टम के अंदर नहीं होनी चाहिए? अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार रिपेयर अंडरटेकिंग द एनुअल सर्विस ऑन अ प्लम्बर्स मैन इन रिटर्न फॉर द प्लम्बर फिटिंग फॉर न्यू सिंक। बोलता है कि भाई हम लोग जो है वो आपकी गाड़ी की सर्विस कर देंगे, आप हमारे पास एक नया बेसन लगा दो। तो बार्टर हो गया ना ये। उसने क्या पूछा हुआ है? नॉट। A consumer negotiating with shopkeeper and buying a pair of trousers at $10 rather than asking for the price of $30। यानी कि यहाँ पे कैश आ गया, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम नहीं हो रहा। पॉसिबल आंसर। ग्रेजुएट स्टूडेंट एक्सचेंजिंग अ सेट ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर अ रेडियो विद स्टूडेंट, बार्टर सिस्टम। ट्रेन कंपनी अलाउिंग फोन कंपनी टू एडवर्टाइज ऑन इट्स ट्रेन्स इन रिटर्न फॉर द नाइट टू एडवर्टाइज ऑन फोन कंपनी की वेबसाइट। ये भी क्या हो गया? क्या बचा अपने पास? सिर्फ बी यहाँ पे बच रहा है, और बी आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, आगे आए। A factory introduces an automated production line to take advantage of division of labor। एक सेकंड। थर्ड पे थे हम लोग। थर्ड हमें कहता है कि भाई a factory introduces an automated production line to take advantage of division of labor। What is most likely to increase? जब डिवीजन ऑफ लेबर आप लेके आ रहे हो और आप ऑटोमेटेड प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप मशीन वगैरह लेके आ रहे हो, तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा? पहला लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कम हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि कहीं भी इंडिकेशन दी हुई है कि पहले क्या कॉस्ट थी और ऑटोमेशन आने के बाद कितनी कॉस्ट हो जाएगी, नहीं बोला हुआ ना। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ वर्कर्स, उसके बाद रेंज ऑफ स्किल्स ऑफ वर्कर, वर्कर प्रोडक्टिविटी। यानी कि देखो ये चीजें बढ़ सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो लाजमी बढ़ेगी, और वो क्या है? डिविजन ऑफ लेबर की वजह से वर्कर की प्रोडक्टिविटी, कि उसका आउटपुट जो है ना वो आपके पास राइज होना स्टार्ट हो जाए। विच स्टेटमेंट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? नॉर्मेटिव क्या होती है भाई? ओपिनियन होता है। मिनिमम वेज इज द करेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द लोएस्ट पेड वर्कर्स। भाई मिनिमम वेज के अलावा और भी तो चीजें होती हैं। मतलब ये ओपिनियन ही हुआ ना एक तरीके से कि भाई मिनिमम वेज बेस्ट है, लगा दो। लेकिन और भी तो फैक्टर्स हैं, सब्सिडीज हो गए, ट्रांसफर पेमेंट हो गए, और आपके अलावा क्या कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, टैक्सेस को कम करना हो गया, ये भी तो और फैक्टर्स है ना। यानी कि सब ओपिनियन बेस्ड हो सकता है। अ मिनिमम वेज इज द लोवेस्ट अमाउंट दैट एम्प्लॉयर्स कैन लीगली पे देयर वर्कर्स, तो ये तो फैक्ट है। ये लोएस्ट अमाउंट जो आपका एम्प्लॉयर आपको पे कर सकता है। ठीक है। इन पाकिस्तान अ मिनिमम वेज ऑफ 15,000 पाकिस्तानी रुपीस पर मंथ वाज सेट इन जून 2016, ये भी फैक्ट है। सेटिंग द मिनिमम वेज रेट अबव द इक्विलिब्रियम विल रिजल्ट इन एक्सेस सप्लाई। कैसे? अगर ये डिमांड फॉर लेबर है और ये आपके पास सप्लाई फॉर लेबर है, मिनिमम वेज अगर अबव द इक्विलिब्रियम लगती है, सप्लाई आ गई डिमांड आ गई, तो ये तो भाई आपके पास सरप्लस आ गया ना।
क्या आंसर बचा आपके पास? The diagram D is the demand curve for an agricultural commodity and S1 is the initial supply curve. A good harvest cause supply curve to shift to S2. यानी कि आप S1 से किधर आ चुके हो? By how much will the demand curve have to shift to leave the farmer's income unchanged? भाई यहाँ पे देखो जरा, आपका पहले इक्विलिब्रियम ये चल रहा था, ठीक है, पहला इक्विलिब्रियम ये चल रहा था जहां पे आपका रेवेन्यू कितना आ रहा था, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2000, कितना आ गया ये? अब आपके पास सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन आपके पास जो डिमांड है वो एटलीस्ट इतनी बढ़नी चाहिए कि आपके पास आपके रेवेन्यू पे कोई भी इफेक्ट ना आए। यानी कि आपकी सप्लाई बढ़ने के बाद वापस से रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। अब आपके पास नया सप्लाई कर्व ये चल रहा है, तो पूछता है कि मैं कितने से डिमांड को एक्सीड करूं कि मेरा रेवेन्यू वापस से कितना हो जाए? 10,000 हो जाए। तो भाई मेरी बात सुनो, अगर मैं ऐसे डिमांड कर्व बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सही है, ये मैंने ऐसा डिमांड कर्व बना दिया। अब यहाँ पे देखो, जो मेरे पास एक नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, किधर हो रहा है? इधर हो रहा है E1 पे, जहां पे मेरे पास प्राइस कितनी चल रही है? 2, और मैं यूनिट कितने बेच रहा हूँ? 5,000, 5,000 यूनिट बेच रहा हूँ ना। तो वापस से मेरा रेवेन्यू कितना आ गया? 10,000 आ गया। अब वो एक बात बताओ कि आपका डिमांड कर्व में कितना गैप आया? आपका डिमांड कर्व में एक बॉक्स का गैप आया है, सही है, आपके डिमांड कर्व के अंदर एक बॉक्स का गैप आया है। हाँ, एक का गैप आया है, एक सेकंड। एक का आ रहा है ना गैप? यार आप में से किसी के पास डाटा है? नहीं, वो तुम एक सेकंड यार, जरा रुको। हाँ जी, यहाँ पे आओ, देखो मेरी बात सुनो राज, आपके पास कहाँ से डिमांड कर्व में इतना शिफ्ट आ रहा है, सही है, और ये शिफ्ट कितने बॉक्स का आ रहा है? यानी कि ये पूरे का पूरा एक बॉक्स कवर कर लिया ना आपने, एक बॉक्स आपने पूरा कवर कर लिया, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि मेरी डिमांड तकरीबन कितने यूनिट से बढ़नी चाहिए ताकि मेरा रेवेन्यू अनचेंज रहे, और कितना एक बॉक्स से जब आपका बढ़ रहा है डिमांड कर्व तो वो कितने यूनिट हो गए? 1000। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा भाई? बी। समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? आ गया। 6, 6 के अंदर बोलता है अ इसका आंसर बी। 6 आपको बोलता है अ मैन्युफैक्चरर प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, द टेबल शोज द आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी। अब देखो वो प्राइस कम करता जा रहा है, प्राइस तो वो कम करता जा रहा है, लेकिन आपके रेवेन्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। हाँ, यूनिटरी, आपके पास सब रेवेन्यू पे कोई फर्क ही नहीं आ रहा, आपकी प्राइस कम होती जा रही है, तो आपके पास जैसा किसके अंदर होता है भाई? यूनिटरी में भले प्राइस बढ़ाओ भले प्राइस कम करो, रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आ रहा है? अहमद बोलो, आपको फिफ्थ वाले में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? फिफ्थ वाले में क्या इशू आ रहा है आपको, बताओ जरा। बता देता हूँ, मेरा नेट तो चले। अरे यार ये कनेक्ट हो रहा है। हाँ, एक सेकंड यार रुको। हाँ भाई, आप ये फिफ्थ वाला पूछ रहे थे भाई, इसके अंदर देखो ये सीन है, आपके पास इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है जहाँ पे आपका रेवेन्यू कितना आ गया? 5 की प्राइस चल रही है और आपने यूनिट बेचे हैं 2000, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया आपके पास? सही है। वो बोलता है कि आपकी सप्लाई बढ़ गई, लेकिन मैं अपनी डिमांड कितने से बढ़ाऊं कि आपके रेवेन्यू पे कोई इफेक्ट ना है, सही है। यानी कि आपको अभी भी रेवेन्यू अपना कितना रखना है? इसको ना चेंज चेंज नहीं करना, ना आपने इससे बढ़ना है ना इससे आपने कम होना है। बोलता है कि मुझे अपनी डिमांड बढ़ानी है। अब आपकी डिमांड ऐसे बढ़ती है, राइट वर्ड, सही है। और जब आपकी डिमांड बढ़ती है, अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने D2 बना दिया,
नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब जहां पे आपकी प्राइस 2 की चल रही है और आप यूनिट कितने बेच रहे हो, तो $2 मल्टीप्लाई बाय 5000 यूनिट्स, तो आपके पास रेवेन्यू कितना आ गया। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं अपनी डिमांड कितने से बढ़ाऊं कि आपका रेवेन्यू अनचेंज रहे। अब आप यहाँ पे देखो जरा गौर से, आपके पास डिमांड कितने बॉक्स से बढ़ रही है, एक बॉक्स से आपकी डिमांड बढ़ रही है, एक बॉक्स का गैप आ रहा है आपके पास, तो एक बॉक्स का गैप यानी कि कितने यूनिट का गैप आ रहा है आपके पास, 1000 यूनिट का गैप आ रहा है, तो 1000 यूनिट आपका यहाँ पे आंसर। समझ में आ गई ये बात अहमद। 6 हमारा हो चुका था, आ गया 7। वो आपसे पूछता है कि भाई द डायग्राम शोज कंज्यूमर्स डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस चेंज एज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइसेस। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस किस तरीके से चेंज होता जा रहा है भाई, तो यहाँ पे जरा देखना, हमारे पास 7 के ऊपर हम लोग बात करें। देखो कभी भी कंज्यूमर सरप्लस निकालना होता है ना, तो कंज्यूमर सरप्लस निकालने का फॉर्मूला यानी कि ट्रायंगल बनता है ना हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का, तो उसका फॉर्मूला ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सही है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी प्राइस चल रही है 5, तो कंज्यूमर सरप्लस के लिए आपके पास ये बेस आ गई, बेस आपके पास कितनी आ रही है 12.5। सही है। 1/2 इंटू 12.5, और हाइट आपके पास कितनी आ गई, 5 से लेके 30 तक गए, तो कितनी आ गई भाई, जरा कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है। 156.25। अब मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्राइस बढ़ गई है, 10 की हो गई है प्राइस, तो अब इधर आओ, 10 की जब प्राइस हो जाएगी तो आपके पास कितना यूनिट बिक रहा है, 10 की प्राइस के ऊपर आपकी बेस आ गई 10 की, और आपकी हाइट कितनी आ गई 20 की। 1/2 इंटू 20 इंटू 10, जरा करो क्या आंसर आ रहा है। कितना आ गया 100। सही है। और ऊपर चलो आ जाओ, अब आपकी प्राइस हो गई है फॉर एग्जाम्पल 15। सही है। आपके पास 1/2 इंटू हाइट कितनी आ गई है 15, और बेस कितनी आ गई आपके पास, करो जरा कैलकुलेट। यानी कि आपका कंज्यूमर सरप्लस कंटिन्यूअसली क्या क्या होता जा रहा है भाई, कम होता जा रहा है। तो आपके पास इतनी बात तो आपके पास शुरू हो गई है, लेकिन क्या ये सेम अमाउंट से कम हो रहा है, सेम अमाउंट से तो नहीं कम हो रहा ना। तो जो आपके पास ये कांस्टेंट वाले हैं इनको तो आप सबसे पहले साइड में करो, सेम अमाउंट से तो नहीं कम हो रहा, जितने भी कांस्टेंट वाले सबको क्या करो, साइड करो। अब ये बोलते हैं कि यार ये डिक्रीजिंग रेट से गिर रहा है या इंक्रीजिंग रेट से गिर रहा है। आप मेरी बात सुनो, पहले कितना था, फिर कितना हो गया, यानी कि कितने से गिरा ये, इतने से ही गिरा। दूसरे नंबर पे कितना था कंज्यूमर सरप्लस, अब कितना हो गया, कितने से गिर रहा है। अब ये उतने ही अमाउंट से तो नहीं गिरा ना जितने से पहले से गिरा था, पहले ज्यादा से गिरा था, अब कितने से गिर रहा है, कम से गिर रहा है, यानी कि आपके पास जो कंज्यूमर सरप्लस है वो डिक्रीजिंग अमाउंट से गिर रहा है। समझ में आती है बात। तो हमेशा कभी भी कंज्यूमर सरप्लस का क्वेश्चन आए तो आपने पहले वो बनाना है, अपना इसका फॉर्मूला लगाना है ट्राइंगल का। सही है, आ गया। Following the introduction of 10% increase in charge for car parking in a city center, the demand for bus journeys per day into the city rose from 800 to 1000. What was the gross elasticity of demand? आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो गिवन है 10%, आपने क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। किस तरह निकलेगा भाई, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट आ गया जरा देखो, 25%। और आपके पास प्राइस कितनी चल रही थी, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 2.5%, तो आपके पास 8 का आंसर क्या है सीधा सीधा। ठीक है, इधर आओ। An economy is suffering from housing shortage. The demand for housing continues to rise as real incomes increase.
and more construction firms enter the market to build more houses. भाई आपके पास इनकम भी इंक्रीज हो रही है और मार्केट के अंदर प्रोड्यूसर्स भी काफी सारे आ रहे हैं, तो एक बात तो इंडिकेशन मिल जानी चाहिए कि डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। ठीक है, विच डायग्राम रिप्रेजेंट द सिचुएशन, एक ऐसी डायग्राम ढूंढो जिसमें डिमांड भी बढ़ रही है और आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। आपके पास बी के अंदर सिर्फ सप्लाई बढ़ रही है, सी के अंदर सिर्फ डिमांड बढ़ रही है, डी के अंदर आपकी सप्लाई कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है, तो क्या आंसर बच गया आपके पास, जहां पे सप्लाई भी बढ़ी और जहां पे डिमांड भी इंक्रीज हुई। A good has price elasticity of supply of 2. The current quantity supplied is 300 units per week at a market price of $20 per unit. The firm raises the price to 25% to $25 per unit. What will be the new quantity supplied per week? मेरी बात सुनो, इस तरह का जब क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो आपको पीएस गिवन है 2, आपको सप्लाई की सिर्फ एक यूनिट गिवन है, ओल्ड वाला, नया वाला नहीं गिवन, यानी कि आपको वो निकालना है, और आपके पास क्या गिवन है, प्राइस। तो आप इसको पुट करके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल सकते हो। कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखो, पीएस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबसे पहले आप निकालो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देखो कितने परसेंट से आपकी प्राइस राइज हो रही है, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 20% है, 20% नहीं होगा, 30% होगा, चेक करो। हाँ 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 25%, फिर से करो, 25%, यानी कि प्राइस कितने से राइज हुई है, 25% से। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करो, पीएस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को आपने एक्स लिख दिया ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 25 को 2 से जब मल्टीप्लाई करवाओगे, इसका मतलब है कि आपके पास परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी है वो कितने परसेंट से राइज हुई है, 50% से। पहले आप कितना बेच रहे थे, तो 300 का 50% निकालो, कितना होता है 150, 300 का 50% कितना आ गया 150। तो भाई प्राइस बढ़ने के बाद आप 150 एक्स्ट्रा यूनिट बेच रहे हो, तो टोटल आप कितने यूनिट सेल कर रहे होगे, समझ गए। आगे आओ 11 पे, व्हाट इज अ मेजर फंक्शन ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म क्या काम करता है भाई, प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर गवर्नमेंट, गलत, रिमूविंग शॉर्टेज, रिमूविंग सरप्लस। अब एक बात बताओ, क्या प्राइस मैकेनिज्म का ये काम होता है, प्राइस मैकेनिज्म बोलता है सिग्नल देना, रैशनिंग करवाना, समझे बात को, सिग्नलिंग चेंजेस इन मार्केट कंडीशन टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। 12 पे आए, the diagram shows the supply curve of a product. The government imposes specific tax of $5 on the product. How will the price elasticity of supply of the product change? अब आप यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी किधर बैठा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जब भी सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो कौन सा इलास्टिक होता है, इतनी बात तो मानते हो, तो आपका आंसर शुरू में कहाँ से आना चाहिए, यूनिटरी इलास्टिक से। तो ये तीनों ही गलत हो गए, यूनिटरी इलास्टिक से आप किधर जा रहे हैं, इलास्टिक के ऊपर, क्योंकि आपकी जो वो है क्या कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जब आपके पास बढ़े तो वो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आया होगा, पीछे की तरफ आ गया। सही है, हमारा मेन फोकस क्या था कि वो स्टार्ट कहाँ से हो, असल चीज हमें ये देखनी। सही है, आगे आए। अच्छा, ये इक्वेशन वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों को अक्सर तंग करेंगे, जीरो से टच हुआ जी बिल्कुल, इसलिए अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, आपने बस इक्विलिब्रियम बनाना है। यहाँ पे आओ, इन द मार्केट फॉर अ गुड द क्वांटिटी सप्लाइड क्यूएस एंड क्वांटिटी डिमांड क्यूडी आर गिवन बाय, क्यूएस का फॉर्मूला दिया हुआ आपको क्यूडी का फॉर्मूला दिया हुआ है, वेयर पी इज प्राइस इन डॉलर्स। सही है, अ चेंज इन द टैक्स ऑन द गुड मेक्स क्यूएस इज इक्वल्स टू पी माइनस 36। तो अब बोलता है कि भाई हाउ विल दिस चेंज द इक्विलिब्रियम प्राइस। सबसे पहले तो आप निकाल लो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। आपको इक्वेशन दी हुई है दोनों की, तो आपके पास क्या इक्वेशन है, 240 माइनस 2p इज इक्वल्स टू p माइनस 30, यही इक्वेशन है। अच्छा, अब ये 240 प्लस 30 इज इक्वल्स टू p प्लस 2p, इतनी तो मैथ आती है ना भाई आप लोगों की,
तो ये क्या बन गया भाई, 270 इज इक्वल्स टू 3p। p निकालने के लिए 270 को 3 से डिवाइड करोगे, क्या आंसर आ जाएगा 90, यानी कि इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी थी 90। अब इस 90 को किस में पुट करोगे आप, यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे देखो ये किस तरीके से काम चलेगा, आपके पास पहला इक्विलिब्रियम आ गया। अब देखो जब टैक्सेस लगे हैं आपके पास, तो आपके पास सप्लाई चेंज हो रही है, आपकी उस पर चेंज नहीं आ रहा, डिमांड पे चेंज नहीं आ रहा। तो ये हमने बिफोर टैक्स निकाला था ना, अब आफ्टर टैक्स निकाल लो। आफ्टर टैक्स क्या इक्वेशन बनेगी, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, 240 माइनस 2p इज इक्वल टू p माइनस, सही है, ये इक्वेशन बनेगी। अब कुछ भी नहीं करना, सेम उसी तरह फिल आउट करो इसको। 240 प्लस 36 इज इक्वल टू 3p, जरा निकालो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 276 डिवाइड बाय 3, क्या आंसर आ रहा है 92 आएगा मेरे ख्याल में, 92। आपकी प्राइस पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई, कितने से बढ़ रही है, सही है। Privatization can be achieved by the sale of shares to general public, public offers PO, or by the direct sale to a private company, private sales PS. The diagram shows privatization transaction and revenue for the European Union between 1981 and 2012. सही है जी। What can be concluded from the diagram? अब आप इस डायग्राम से क्या चीज ढूंढ सकते हैं, पहले वो कहता है an increase in the number of privatization। अच्छा पहले इसको देख लो, ये आपके पास जो ग्रे लाइन है वो रेवेन्यू है पीएस का, यानी कि प्राइवेट सेल्स का। डार्क वाली लाइन जो है वो आपके पास पब्लिक ऑफर्स का सेल है, और जो आपके पास ये जो लाइन चलती हुई आ रही है लाइन ग्राफ, ये ट्रांजैक्शन है, सही है, डॉटेड लाइन ट्रांजैक्शन। What can be concluded? An increase in the number of privatization resulted in an increase in the privatization revenue। बोलता है कि आपके पास प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपके पास प्राइवेटाइजेशन रेवेन्यू यानी कि इसका भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, जब आपके पास, जब गिर रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहा है, तब भी तो आपकी प्राइवेट सेल्स ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट की सेल्स, समझे। तो इसने बोला कि भाई जब भी हमारे पास प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है तो हमारे पास प्राइवेट रेवेन्यू बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो इस साइड पे, क्या यहाँ पे प्राइवेट वाला है, नहीं है ना, तो ये थ्रू आउट तो नहीं हमारे पास बढ़ रहा। आ गया, द एवरेज रेवेन्यू पर प्राइवेटाइजेशन वाज हाईएस्ट इन 2011। बोलता है कि प्राइवेटाइजेशन जो आपके पास 2011 में हुई है वो हाईएस्ट थी। यहाँ पे देखो 2011 किधर है, क्या 2000, सॉरी 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 2000, 2000। लेकिन आप ये देखो ना प्राइवेट वाले का गैप तो देखो, जबकि प्राइवेट वाला हाईएस्ट किधर आ रहा है, मेरे ख्याल में 2005 के अंदर आ रहा है, गैप देखो ना, समझे। आ गया, ये देखो यहाँ पे बार कितना बड़ा है, इतना सा है, जबकि यहाँ पे बार देखो कितना ज्यादा है इन दो जगहों में, ज्यादा है ना कंपैरेटिवली। The main revenue from privatization changed from public offers to private sale। हाँ ये नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्राइवेट था ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट आना स्टार्ट हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने ग्रोथ भी पकड़नी स्टार्ट की, और ये पब्लिक के मुकाबले में काफी ज्यादा पहुंच चुका था। समझ में आई है बात, आगे आओ। द नंबर ऑफ, अच्छा ये पॉसिबल आंसर है, द नंबर ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड रेवेन्यू रेज पीक इन द सेम ईयर। बोलता है कि जिस साल भी आपके पास प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, आपका रेवेन्यू भी उसी साल बढ़ा है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो प्राइवेटाइजेशन है इस साल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शन गिर रही है, लेकिन ये कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, समझे बात को। तो ये भी तो कॉन्ट्रोडिक्ट कर गई ना सिचुएशन, कि एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, जबकि उसने बोला कि दोनों चीजें बढ़ रही है बराबर अमाउंट, सही है। तो अपने पास क्या आंसर बचा, the diagram shows the market demand and supply curves for rice। what would happen if a government impose maximum price of $10? बेटा उसने मैक्सिमम प्राइस गधे ने लगा दी above the equilibrium, तो क्या कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या शॉर्टेज या सरप्लस होगी, वापस इक्विलिब्रियम में चला जाएगा ना। तो जब वापस इक्विलिब्रियम में चला जाएगा तो किधर आ जाएगा, यानी कि वापस से कितना सामान बेचेगा वो,
सही है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स द गवर्नमेंट सर कैसे हैं? The government decides to replace a private company with its own company to collect household waste. Why could such action be justified? बोलता है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया प्राइवेट कंपनी को रिप्लेस करने का अपनी कंपनी के साथ, बोला कि भाई कचरा हम लोग उठाएंगे। तो बोलता है कि भाई ये एक्शन क्यों जस्टिफाइड है? ये एक्शन इसलिए जस्टिफाइड है, पहला कि बिकॉज वेस्ट इज अ पब्लिक गुड, मतलब सारा कचरा गवर्नमेंट का है, नहीं ना भाई। कॉस्ट ऑफ वेस्ट कलेक्शन आर बाउंड टू बी लोअर इफ पेड आउट ऑफ लोकल टैक्सेस। भाई कॉस्ट तो कॉस्ट ही है ना, भले आप टैक्सेस से पे करो या चोरी करके दो, खर्चा तो वही होगा ना जो होता है। प्राइवेट कंपनीज आर ऑलवेज लेस एफिशिएंट, बेटा प्राइवेट कंपनीज आर मोर एफिशिएंट। सही है। प्राइवेट कंपनीज माइट पुट which measure would not be part of government subsidy to protect domestic producers from competition। बोलता है कि कौन सा ऐसा मेजर है जो कि सब्सिडी का पार्ट नहीं है, जो हम लोग कंपटीशन को बचाने के लिए अपने पास यूज करते हैं। टैरिफ जो होता है, टैरिफ वो प्रोटेक्शनिज्म है ना भाई, और वो सब्सिडी का तो पार्ट नहीं है। वो सब्सिडी का मतलब होता है ग्रांट देना, टैरिफ में हम लोग पैसा ले रहे होते हैं, तो टैरिफ सब्सिडी का तो पार्ट नहीं हुआ ना आपके पास। उसने क्या बोला? नॉट अ पार्ट। सही है। इम्पोर्ट कोटा टैरिफ दोनों सही है। आ गया। A country's railways are currently run by private companies. It has been suggested that the government should nationalize the railways. What might be the reason for this? बोलता है गवर्नमेंट को नेशनलाइज कर देनी चाहिए रेलवेज। क्यों भाई? टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ रेलवे, हाँ एक रीजन ये होता है। आगे और इनकरेज कंपटीशन, क्या गवर्नमेंट इनकरेज करती कंपटीशन? टू इंक्रीज प्रॉफिट इंसेंटिव, क्या गवर्नमेंट इंसेंटिव कराती है? टू प्रोवाइड जॉब फॉर लोकल पीपल, ये भी हो सकता है। अब इन दोनों में से ज्यादा अफेक्ट खतरनाक कौन सा होता है कंज्यूमर के लिए? प्राइस लेवल या प्राइस लेवल? तो मेजर काम किस पे आ जाएगा? प्राइस लेवल पे। मेन ऑब्जेक्टिव यार। व्हाट इज लाइकली टू कॉज अ डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड किस तरह डिक्रीज हो सकती है भाई? एन एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट। जब आपकी एप्रिसिएशन होगी तो आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, आपके इंपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आपका एग्रीगेट डिमांड खराब हो सकता है। आगे आओ। एन इम्प्रूवमेंट इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो भाई इससे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन मनी सप्लाई से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, सेविंग कम होगी, कंजम्पशन आपके पास बढ़ जाएगी, और इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? तो वापस से एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? तो आंसर क्या बचा आपका? A country's a country maintain its foreign exchange rate against US dollar within a narrow but changing band। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप एक बैंड की बात करते हो ना, आप एक रेंज की बात कर लेते हो, उसको मैंने बताया हुआ क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोट। यहाँ पे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पुराना पेपर। Which component are included in the financial account of the balance of payment? भाई कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट में होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आती है, तो आपका बी और डी तो गलत हो गया, आंसर ए या सी में से है। सही है, एफडीआई आपके पास आती है। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड, ये इसमें आते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, करंट अकाउंट में आते हैं, नेट इनकम के अंदर। सही है, तो नो। और क्या है? बैलेंसिंग आइटम। बैलेंसिंग आइटम का मतलब है कि जो भी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रही है, या नेट एरर एनोमेशन अकाउंट वगैरह, जो आप कैश की डीलिंग देख रहे होते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? सही है। आगे बोलता है विच आर्ग्यूमेंट इज एन इम्पोर्टर मोस्ट लाइकली टू यूज टू गेन द सपोर्ट ऑफ कंज्यूमर फॉर फ्री ट्रेड। बोलता है कि मोस्ट लाइकली कौन सा है कि इम्पोर्टर यूज करेगा ताकि वो फ्री ट्रेड को सपोर्ट कर सके। तो यहाँ पे देखें आप, पहला मोर इम्पोर्ट्स अलाउ गवर्नमेंट टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ। तो भाई तो नुकसान है ना इम्पोर्टर के लिए। सही है। मोर इम्पोर्ट इम्प्रूव्स कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेटा टर्म्स ऑफ ट्रेड का इम्पोर्ट से लिंक नहीं होता, उसकी प्राइस के साथ लिंक होता है। सही है, तभी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही होगी। ठीक है। मोर इंपोर्ट्स इंक्रीज कंपटीशन इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो इसने क्या बोला है? विच आर्ग्यूमेंट इज एन इम्पोर्टर मोस्ट लाइकली टू यूज। भाई अगर आप घर पे कपड़ा बना के बेचते हो और ये बाहर से कपड़ा इंपोर्ट करके बेचता है, तो ये तो यही आर्ग्यूमेंट देगा ना कि देखो मैं तो कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ, मैं तो लोगों को चॉइसेस दे रहा हूँ, मैं प्राइस लेवल कम कर रहा हूँ। तो आप इंपोर्टर, बीइंग एन इंपोर्टर, आप तो यही बहाना करोगे ना। सही है, ये ऑप्शन हो सकता है।
मोर इम्पोर्ट रेज टोटल एम्प्लॉयमेंट, जबकि इम्पोर्ट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड गिरती है और अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ना स्टार्ट हो। According to CPI statistics, an identical good that cost $100 in 1913 would cost 2359.6 in 2013. What was the approximate cumulative rate of inflation over the period of निकाल लो भाई, क्या इन्फ्लेशन रेट आ रही है, न्यू माइनस ओल्ड करो सीधा सीधा। कितना, 2259.6%। तो ये किसके करीब करीब आ रहा है आंसर, 2300 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 23 का सही है। द डायग्राम shows an economy at full employment equilibrium. Which short-run measure should the government take to maintain the economy's current equilibrium if there is an unexpected balance of trade surplus? अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, और आप चले जाएंगे हाइपर इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए शॉर्ट रन के अंदर कि हम लोग इस चीज से बच जाएं। तो आप यहाँ पे देखो 24, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन फाइनेंस्ड बाय एन इक्वल राइज इन डायरेक्ट टैक्सेशन। देखो आप जब डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाओगे तो ठीक है आपके पास एग्रीगेट डिमांड तो कम हो जाएगी, लेकिन जब एजुकेशन पे आप खर्चा करेंगे ना वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं है। जबकि उसने आपसे क्या पूछा भाई, सही है हाँ, किधर है क्या, हाँ वैसे भी आप अगर ऐसे एडी से एडी बन जा रहे हो तो आप वापस से किधर आ जाओगे, एडी पे आ जाओगे ना, आपकी एग्रीगेट डिमांड वापस से कम होगी। ऊपर वाले में कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, सीधा सीधा न्यू माइनस ओल्ड किया ना यार, ये किया सीधा सीधा। आ गया हायर डायरेक्ट टैक्सेशन, सही है, सही चीज है। विद गवर्नमेंट स्पेंडिंग अनचेंज टू क्रिएट बजट सरप्लस, बोलता है कि यार हम लोग बजट सरप्लस नहीं करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेंगे। हम लोग जब खर्चा नहीं करेंगे तो उससे हमारे पास जो है एक तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी, प्लस उसने क्या बोला कि बजट सरप्लस नहीं लेगी, बजट मेरे पास बजट सरप्लस है मैं उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहा। बजट सरप्लस का मतलब ही क्या है कि टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है, तो इससे भी तो एग्रीगेट डिमांड आपकी कमी होगी ना, तो ओवरऑल आपकी एग्रीगेट डिमांड पे डबल नीचे की तरफ अफेक्ट आ रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शन हो सकता है। आगे आओ, हायर स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे एग्रीगेट डिमांड पे क्या अफेक्ट आएगा, लो इंटरेस्ट रेट, क्या होगा इस एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, why does the value of a country's terms of trade have no monetary units? आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर कोई मॉनेटरी यूनिट्स क्यों नहीं होते भाई, it cannot be calculated accurately enough, it includes more than one currency, it is the ratio of, it measures change in value over time। आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंपोर्ट प्राइस, हम लोग रेशियो ले रहे होते हैं दो कंट्रीज का, दो ट्रेडिंग पार्टनर्स, सही है। The statement that follow relate to possible gains from an increase in free trade, which gain is least certain to result in the short term। बोलता है कि भाई एक स्टेटमेंट जो हमारे पास हमें पॉसिबल गेन्स लाके दे सकती है फ्री ट्रेड की वजह से, तो बोलता है कि विच गेन इज लीस्ट सर्टेन, कौन सा गेन लीस्ट सर्टेन है कि यार ये नहीं होगा, सही हम लोग सोच रहे हैं यार ये नहीं होगा। आओ जरा, अ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, भाई रॉ मटेरियल वाले सस्ता आ रहा है तो ये तो गेन है ना आपके लिए, तो सर्टेन गेन है, सही है। अ राइज इन नंबर ऑफ जॉब्स, भाई अगर मैंने फ्री ट्रेड खोल दिया, मैं मानता हूँ मेरी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी लेकिन मेरी इंपोर्ट्स भी तो बढ़ेंगी ना, हाँ तो मेरे पास इंपोर्ट भी तो बढ़ेंगी, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो आउट ऑफ बिजनेस भी तो होंगे, तो उससे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ना स्टार्ट होगी ना, सही। और लेकिन जब एक्सपोर्टिंग बढ़ेगी तो हमारे पास नंबर ऑफ जॉब्स भी क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ये एक बड़ा सा डिल्यूजनल सा पॉइंट है कि हाँ यार बढ़ भी सकता है और हाँ यार कम भी हो सकता है। तो इसने आपसे पूछा हुआ भी क्या है, लीस्ट सर्टेन, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं,
वाइडर चॉइस, क्या ये लीस्ट सर्टेन है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंपटीशन, क्या ये भी लीस्ट सर्टेन है? तो आंसर आपके पास क्या बचा? क्योंकि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। In an economy with an interest rate of 4% per annum, the rate of inflation falls from 5% to 3% per annum. यानी कि आपका रियल इंटरेस्ट रेट पे क्या इफेक्ट हो रहा है? कम हो रहा है, बढ़ रहा है ना। पहले रियल इंटरेस्ट रेट आपका -1% था, अब आपका रियल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? मेन्यू कॉस्ट की तो बात ही नहीं यहाँ पे हो रही। आगे आओ। पीपल ऑन फिक्स इनकम विल बी बेटर इन रियल टर्म्स, जबकि उसने आपसे क्या पूछा हुआ है भाई? वो आपसे सेविंग के हिसाब से पूछ रहा है। आगे आओ। सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म्स। और पार्ट बी की अगर एक और बात बताऊं, आपके पास यहाँ पे तो सिर्फ इन्फ्लेशन का दिया हुआ है ना, और इंटरेस्ट का दिया हुआ है, इनकम तो नहीं दिया हुआ। क्या पता, पहले मैंने इन दोनों को माइनस करवाया, सही है, फिर मैंने इन दोनों को माइनस करवाया, रियल इंटरेस्ट। ऊपर क्वेश्चन में क्या आपको रियल इनकम के बारे में बताया हुआ है? क्या आपको नॉमिनल इनकम के बारे में बताया हुआ है? आप किस तरह जज करोगे कि आपकी रियल इनकम बढ़ी है कि नहीं? सही है, इसलिए बी भी गलत है। आगे आओ। सेवर्स विल गेन इन रियल टर्म्स, देख लो कर रहे हैं। डी बोलता है द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी विल राइज, करेंसी का क्या एक्सचेंज रेट के बारे में बताया हुआ आपने? Which combination correctly classifies as expansionary fiscal measure and its impact on the budget deficit? भाई फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपके पास कौन सी चीज आ रही होती है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना और टैक्स रेवेन्यू टैक्स को कम करना। सी के अंदर लोअर इनकम टैक्स, बजट डेफिसिट को आपने, हाँ, बजट डेफिसिट कम होने का मतलब यह है कि आपके पास टैक्स रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया, स्पेंडिंग कम हो गई, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या कर दी है? जरा ख्याल रखो भाई, क्या आंसर है इसका? बजट डेफिसिट बढ़ाओ और जो वेलफेयर स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज कर दो। हाँ हाँ, यही तो किया, डायरेक्ट टैक्सेस कम करना। बजट डेफिसिट कम करने का मतलब ये है, सही है। In 2018, the United States government introduced tariff on a wide range of imports from China. Which type of policy was the US adopting? भाई इसने टैरिफ लगा दिया तो ये स्विचिंग पॉलिसी है कि डैम्पनिंग पॉलिसी है? टैरिफ लगा दिया तो वो स्विचिंग पॉलिसी है कि डैम्पनिंग पॉलिसी है? वो डैम्पनिंग होता है। तीस वाला बोलता है ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन द यूएस गवर्नमेंट बिलीव दैट डिफ्लेशन वाज कॉज्ड बाय कोलैप्स इन द प्राइस ऑफ स्टॉक एंड अदर एसेट्स reducing the levels of wealth and confidence. The diagram shows two approaches to counter deflation. ठीक है, डिफ्लेशन हमने खत्म करने के लिए दो अप्रोच दी हुई हैं, और एक में एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और एक में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही है, सही है। इसका बी आंसर था भाई, स्विचिंग पॉलिसी। एक में एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है, सॉरी, एक में एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही है और एक में आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो वो बोलता है गिवन दिस बिलीफ विच पॉलिसी शुड द गवर्नमेंट ऑफ यूएस यूज in an attempt to remove the deflation and which program represent the intended outcome of the policy? बोलता है कि आप डायग्राम Y यूज करो या डायग्राम Z यूज करो। यार एक बात बता, दोनों में से अच्छी डायग्राम कौन सी है? अच्छी डायग्राम इकोनॉमी के लिए अच्छी वाली डायग्राम कौन सी है? सीधी सीधी है ना यार, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, वहां पे एग्रीगेट सप्लाई कम हो रही, तो नुकसान है ना। तो आपका आंसर सीधा सीधा ए या डी में से एक, सही है। अच्छा, फिर बोलता है कि हमें डिफ्लेशन कम करनी है, यानी कि हमें कौन सी पॉलिसी लगानी पड़ेगी? एक्सपेंशनरी फिस्कल या फिर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बताओ यहाँ पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी किधर लग रही है? डी में पता है क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं है? क्योंकि वो लग रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो बिजनेसेस पे लगता है, इनकम पे नहीं लगता, बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर लग रहा हो, सही है। अब हर बंदा तो बिजनेस नहीं करता, मेजोरिटी लोग क्या कमाते हैं? सैलरी, सैलरी के हिसाब से आप पेमेंट ले रहे होते हैं ना, समझे भाई? तो ये आपका पूरा पेपर था, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज़।